नमस्कार। डीबी लाइव के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं बिहार चुनावों की और बिहार चुनाव की जो ज़मीनी हकीकत है उसको समझते हुए वहाँ कई पत्रकार जो कि वरिष्ठ पत्रकार अपनी पूरी की पूरी ज़िंदगी जिन्होंने पटना में और बिहार के अलग अलग शहरों में रिपोर्टिंग करते हुए गुजारी, उनसे हम चर्चा कर रहे हैं वहाँ की ज़मीनी हकीकत के बारे में। और आज इस कड़ी में हमारे साथ हैं बिहार के जाने माने पत्रकार प्रणव कुमार चौधरी, जो लंबे समय तक मीडिया में सक्रिय रहे हैं और इन दिनों भी लगातार वो चुनाव के सिलसिले में अलग अलग शहरों में अलग अलग इलाकों में घूम रहे हैं और जनता की नब्ज टटोल रहे हैं। प्रणव जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार आपको। हाँ, क्या अभी तो अब चुनाव बिल्कुल करीब आ गया, अब सारी स्थिति आपने देखी इतने दिनों तक लगातार, क्या मूड है इस बार लोगों का? मूड है इसलिए कि कल ही चुनाव है। आज हम लोग बात कर रहे हैं, सारा कंपेनिंग बंद है। अब डोर टू डोर इंडोर्स में बातचीत हो रही है और लोग रात भर इसी में रहेंगे कि किसी तरह लास्ट नाइट बड़ा कयामत की रात होती है, खास करके कि इसमें भविष्य का फैसला होना है। इसलिए सारे जो आपके कैंडिडेट्स हैं सब लोग लगे हुए हैं कि किसी तरह वोट मेरे पक्ष में आए। और कल उनका सुबह से लेकर शाम तक में 121 हमको लगता है कि कंस्टिट्यूंसी है, असेंबली कंस्टिट्यूंसी, जिसमें फर्स्ट फेज में है चुनाव। वो लगभग 38 जिला है बिहार में, 18 जिला में ये 121 कंस्टिट्यूंसी पड़ते हैं, उसी में चुनाव होना है। और इसमें बहुत सारे बाहुबली भी हैं और बहुत बाहुबस्त है, उनके फैमिली मेंबर्स हैं। सवाल ये है कि अब तो ये एक टेक्निकल मामला हो चुका है बेसिकली चुनाव, उसमें कुछ करना नहीं है, पैसा का बोलबाला है हर चीज। अभी कल ही आपको जानकारी होगी कि जो हमारे मांझी जी हैं, जो कि कैबिनेट मिनिस्टर हैं, जी जी जी, जीतन राम मांझी, जो कि हम पार्टी से हैं, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा सेकुलर, जो कि एक एनडीए के गठबंधन में है, जिनके 8 में है, जिसमें 8 सीटें शायद लड़ रहे हैं, उसमें 4 उन्हीं के फैमिली के हैं। उनकी पुतौह है, उनके दामाद हैं, उनके समधी हैं और उन्हीं की पुतौह जो कि उनका बेटा है संतोष, उन्हीं की वाइफ है दीपा मांझी, शायद नाम है उनका। उनके प्रचार गाड़ी में दारू के बोतल मिले और दारू का जखीरा मिला पूरा। और जब पुलिस ने चेक किया तो पता लगा कि इतने दारू के बोतल थे उसके प्रचार गाड़ी में, तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि महिला का भी बड़ा वो महिला है, साहसी महिला है कि बैन होने के बावजूद भी इतना शराब लेके चल रही थी। संभव का वो अपने वोटरों के बीच बांटने के लिए उसी में गांव में दौड़ा आ गया, वो वायरल हो गया है। और उसमें है कि कुछ लोग उठा के ले जा रहे हैं। इसी तरह के संभावनाएं हैं जो पकड़ा है, ठीक है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन टोटल एक्सपोज हो चुका है। जी जी, आज जैसे राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपने सुना ही होगा, जिस तरह से उन्होंने एक्सपोज किया इलेक्शन कमीशन को और सरकार को हरियाणा चुनाव को लेकर के, कि किस तरह से धांधलियां ये लोग कर रहे हैं। बिहार में अभी अब तो वोटिंग कल भी है, पहले फेज़ की और अगले फेज़ की भी अब आ ही गई। तो इसके लिए जिस तरह से चुनाव आयोग और सरकार ने मिलकर के बाकी स्टेट्स में जो किया है, बिहार में क्या आशंका है उसको लेकर? बिहार में कोई, हमको लगता है कि जैसे एक खाना पूरी की ही होती है, जैसे आप गाड़ी लेके जा रहे हैं तो एक एक आप मानिए बाहुबली है, 30-30 गाड़ियां उनके साथ चल रही हैं, कोई उस पर एक्शन नहीं, कोई आर्म्स का उस पर नहीं, कोई ड्रग्स का ये नहीं, शराब की बोतलें जा रही हैं, कहीं चेकिंग नहीं है। कहने को 1000 जगह पर चेक पॉइंट्स बनाए हैं, कहने को आपको अंदाज नहीं होगा, इसके बावजूद भी 100 करोड़ से ज्यादा के इस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बाद 100 करोड़ से ज्यादा के शराब और कैश और आपको ड्रग्स सीज किए गए हैं। ये ऑफिशियल फिगर है। आप अंदाज लगा सकते हैं कि 10 दिनों के अंदर 100 करोड़ से ऊपर 46 करोड़ तो सिर्फ शराब की बोतलें हैं। कैसे आ रही है, कहां से आ रही है? जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में है कि कोई आम सब अपना सीजर करे तो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को, ये ऐलान हुआ है बहुत पहले कि जितने लोगों के पास लाइसेंस गन है, बंदूक है, रिवॉल्वर है, वो सब सरेंडर करें। और उसके बावजूद मोकामा में ये घटना घट जाती है जिसका कोई परीक्षण नहीं है, उनको कोई खबर नहीं है। जो काम करते हैं, जो मंत्री हैं,
कैबिनेट मिनिस्टर है ललन सिंह, बहुत पुराने हैं, मुंगेर के एमपी हैं, जो कि मोकामा असेंबली सीट के अंदर पड़ता है। उन्होंने कल कहा कि गरीबों को, जितने गरीब गुरबे हैं सबको दरवाजा के अंदर बंद कर दो। हाँ। अगर बहुत चिल्लाते हैं तो कहो कि उनको पैर हाथ जब पकड़ते हैं तो कहो मेरे साथ चुनाव करने के लिए। इस तरह की भाषाओं का प्रयोग, तो ये तो बहुत ही संकट का है। उन पर एफआईआर करके छोड़ दिया गया। उन पर कल एफआईआर हुआ, इलेक्शन कमीशन ने खाना पूरी की। एफआईआर क्या होगा, चुनाव के बाद वो खत्म हो जाएगा, तो मतलब नहीं रहता इस एफआईआर का। हाँ। इस तरह की बोली बोलने वाले, खासकर वो अपर कास्ट के आते हैं और वो नोटिस कर रहे हैं कि एक गरीब गुरबा अगर आपको करता है तो उसको दरवाजा से बंद रखिए, अगर बहुत तंग करता, हाथ पैर जोड़ता है, देखिए लैंग्वेज देखिए आप, ये सब वायरल है। मैं कोई नई बात नहीं कर रहा हाँ, हूँ। वो सबने देखा है इस चीज को, और ये इस तरह की स्थिति लगातार बिहार में लगातार हो रही है। आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री पटना में रोड शो कर रहे थे। उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस के कनपट्टी में कट्टा लगा करके राजद ने अपना चीफ मिनिस्टर का पोस्ट लिया है। ये लैंग्वेज अगर भारत के प्रधानमंत्री करते हैं, इसमें कुछ कहना नहीं है। इसको ऑब्जर्व कीजिए, देखिए कि किस तरह कट्टा और ये कनपट्टी, ये तो बिहार का लैंग्वेज, तो इनको बिहार में भी किया होगा तभी बोल सकते हैं। कट्टा और कनपट्टी क्या होता है भाई? दूसरे जगह तो मैंने सुना नहीं इस तरह का, वो भी पब्लिक मीटिंग में, कि कनपट्टी में कट्टा लगाकर कांग्रेस को राजद ने जीत लिया है। ये लैंग्वेज कहीं सभ्य, खास करके हम उस जगह से जहां के प्रधानमंत्री रोज वर्चुअली आ रहे हैं, आज जा रहे हैं, कल जा रहे हैं, आज आ रहे हैं, और इस तरह की भाषा का अगर प्रयोग होता है तो आप दूसरे के बारे में क्या कह सकते हैं? नहीं, हम देखिए, ये तो हम सब लोग देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है, सारी चीज़ें वायरल हैं, लोगों के पास पहुंच रही हैं सोशल मीडिया के थ्रू। मैं उस ज़मीनी हकीकत को समझना चाह रहा हूं, जहां जहां आप गए, लोगों से बातचीत करने की कोशिश की, उनकी नब्ज़ टटोली आपने, तो क्या लगा आपको? दो बातें हैं, आप मूवी आप देख रहे होंगे, अगर आप इवैल्यूएट कर रहे हैं, दो बातें हैं। एक तो नीतीश जी का जो अपना काम है पिछले 20 साल का, कुछ साल को छोड़ दीजिए, तो 20 साल के कामों में उसका इम्पैक्ट जहां पर ग्रासरूट लेवल पे पड़ा है, खास करके बिजली का 125 यूनिट फ्री होना, वो भी 125 यूनिट फ्री है सबके लिए अक्रॉस द बोर्ड, और उसमें उन्होंने अगस्त से ही देना शुरू कर दिया। जो इम्प्लीमेंट कर दिया है उसका विजिबिलिटी गांव में दिखता है, समझते हैं कि अब गांव में लोगों को बिजली की बिल नहीं आती है, बिजली की बिल लेकिन 0 आता है, प्रीपेड मीटर है। तो अब जो उनको पहले बिजली आती थी, पैसा लगता था, वो वर्चुअली गांव में बिजली फ्री हो। एक मेजर इम्पैक्ट, गेम चेंजर मेरे हिसाब से है, क्योंकि शहरों में हम लोग कुछ ज्यादा देते हैं क्योंकि ज्यादा खपत करते हैं। वो लोगों का 50 यूनिट आता था, 60 यूनिट आता था, 70, तो वर्चुअली उन लोगों को नहीं हुआ। एक समय में याद होगा 3-4 महीना पहले इसके लिए काफी मूवमेंट हुआ था कि बढ़ोतरी की जाती है बिल की, और प्रीपेड मीटर को तोड़ा गया, बहुत लोग नारा लगाए, बहुत ज्यादा धरना प्रदर्शन हुआ सरकार के खिलाफ, बिजली की चोरी पर, बिजली के घोटाले पर। अब ये शांत हो गया मुद्दा जब से 125 यूनिट की घोषणा हुई, देना शुरू हो गया अगस्त से ही। अगस्त हो गया, सितंबर हो गया, अक्टूबर हो गया, 3 महीना शुरू हुआ। उसी तरह ये जो 10,000 रुपये का जो एक महिलाओं को, 74 लाख महिलाओं को देने की बात है, खास करके 10,000 उसके अकाउंट में गया है जो जीविका दीदी है, 1 करोड़ के लगभग हैं, जो आशा वर्कर हैं, जो इस तरह की महिलाएं जो कि सेल्फ सफिशिएंट और सेल्फ हेल्प ग्रुप की हैं, उन सबको 2 महीना पहले 10,000 रुपया दे दिया। हाँ, लेकिन ये जो सारे कदम उठाए गए, वो तो चुनाव को देखते हुए उठाए गए, ये आम लोगों को तो समझ में आ रहा होगा ना? आम लोगों को समझ में आ रहा है, लेकिन पैसा किसको खराब लग रहा है? और वो लोग क्या है, वो लोग तो पैसा दे दिया गया, उस पर कोई टिप्पणी नहीं हुआ। ये तो एक लुभाने वाली, इसको वैरायटी भी कह रहे हैं लोग। इसमें चुनाव के, खास करके फेस्टिवल के समय में, जब दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ का फेस्टिवल आने वाला था, उसी समय उनको दिया गया। हाँ, तो लेकिन लोग की रिश्वत की तो बात हो रही कि आप पैसे दे के वोट खरीदने की बात हो रही है, ये तो सारे लोग, हाँ, वोट खरीदने की बात, लेकिन जिसको दिया जा रहा है किसने रिफ्यूज तो नहीं किया ना। एक तरह की गरीबी इतनी है, इतने लोग कर्ज में डूबे हुए हैं, यहाँ की महिलाएं माइक्रो फाइनेंस के कर्ज में डूबी हुई,
जितने छोटे मोटे हैं, खासकर सहारा वाला भी पैसा अभी समझा नहीं मिला है। और छोटे मोटे कभी जन्मदिन पर, कभी शादी में, कभी बीमारी के रूप में लोग लेते हैं लोन और किस्तों पर देते हैं। तो वो क्या है कि वहां की महिलाएं नहीं चाहती हैं कि हमको 10,000 मिले, वो चाह रही है, जो हमने बात किया, वो चाह रहे हैं कि हमारा लोन माफ करें, बेसिकली लोन माफ करने के, क्योंकि जैसे ही उनको पैसा जाता है बैंक अकाउंट में, वो दलाल पहुंच जाते हैं, उनको टॉर्चर करते हैं, उनके साथ छेड़खानी करते हैं, उनके सामानों को ले जाते हैं घर से उठा करके, कहते हैं कि पैसा दो। उनको डर लगता है, जो भी घर में सामान रहता है उसको उठा के ले जाते हैं, तो उनको पता है कि इसको पैसा आया है, कुछ पैसा ले जाते हैं, जो नहीं देते हैं। इवन के पूर्णिया के साइड में, कटिहार के साइड में एक दो महिलाओं का सुसाइड का भी जानकारी मिली है, कि जो कि भाई त्रस्त होकर के अपने को सुसाइड, कर्ज के बोझ में, तो कर्ज चाहते हैं माफी हो, 10,000 मिले या ना मिले, एक सेक्शन ये। लेकिन जो मेजर सेक्शन है सीधी अर्बन एरिया की जो महिलाएं, तो इसकी अभी जाती है, जो इससे पीड़ित है, तो वो तो चुपचाप 10,000, और इधर जो कांग्रेस और बाकी लोग कह भी रहे हैं कि 10,000 ले लो वोट अपने मन से, तो ये भी एक चला हुआ है खास करके कि 10,000 मिल रहा है, ले लीजिए आप, और आपको जिसको वोट देना है वोट दीजिए, ये भी एक चली हुई है। तो दोनों पैरेलल चल रहा है। लेकिन ये बात सही है कि कर्ज में डूबी हुई महिला है, और उस महिलाओं का एक मेजर चंक जो है वो चाहती है कि हमारा कर्ज माफ, खास करके माइक्रो फाइनेंस। दूसरी तरफ तेजस्वी के जो वादे हैं, सरकारी नौकरी के वादे और हर महीने 2,500 रुपया देने के वादे, इस तरह की जो बातें हैं, उसका भी तो इम्पैक्ट कहीं ना कहीं नजर आ रहा होगा ना? उसका इम्पैक्ट है, लेकिन उन्होंने क्लैरिटी नहीं दी है कि हम कैसे हर घर को सरकारी नौकरी दें। अब जो बिहार का बजट है, अगर 3.17 लाख करोड़ बिहार का भी बजट है, उस बजट में अगर रिसेंट जो सर्वे बिहार में हुआ है, उसमें बेसिकली 2.64 फैमिलीज हैं। अगर एक फैमिली को भी दिया जाएगा सरकारी नौकरी, तो इतने पैसे कहां से आएंगे? ये बजट का ट्रिपल हो जाता है, ट्रिपल से भी ज्यादा हो जाता है। तो बेसिकली लोग क्या कह रहे हैं कि एक्सपर्ट का हम लोग कंसल्ट किए हैं, हम लोग के पास है, जैसे ही बनेंगे हम इसको बिल पास करके और हम लोग इसको 20 दिन के अंदर लागू करेंगे, 20 महीना के अंदर लागू करेंगे। तो इसकी क्लैरिटी होनी चाहिए। लोग सोच रहे हैं कि कैसे देगा, ये सब के सवाल उठता है सामान्य रूप से, किस वर्ग को देंगे, एग्जाम देंगे कि नहीं देंगे, बीपीएससी के थ्रू लेंगे कि दूसरे के थ्रू लेंगे, ये क्लैरिटी लोगों में नहीं आई है, और सब लोग इसको डिसमिस कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम देंगे। ये सवाल तो तब होगा जब वो मुख्यमंत्री बनेंगे और इसको लागू करेंगे। वो नहीं बना रहे हैं, या कोई रोड मैप नहीं दे रहे हैं कि हमारा क्या मॉड्यूल होगा, कैसे हम लोगों को देंगे। उसी तरह देखा है उन्होंने जीविका दीदी को कि 30,000 रुपया देंगे। अब 30,000 जीविका दीदी 1 करोड़, अब कहां से आप पैसा लाइएगा? और बिहार गवर्नमेंट में बजट का एलोकेशन में आधा पैसा जाता है पेंशन में और सैलरी में, और आधा पैसा जाएगा इसमें, तो फिर डेवलपमेंट के लिए पैसा कहां से बचेगा, कहां से पैसा आएगा? इसकी क्लैरिटी होनी चाहिए। लोग डाउट कर रहे हैं कि इसकी क्लैरिटी, जिस इकोनॉमिस्ट से बात की है, इसकी एक ब्रॉडर आउटलाइन देना चाहिए, जो कि नहीं बन रहा है, जो बेसिकली कंफ्यूजन लोगों में वही चल रहा है। और जो प्रशांत किशोर फैक्टर है, क्या प्रशांत किशोर को अभी भी, जैसे लोग कहते हैं कि बीजेपी के हाथों में वो खेल रहे हैं या उनकी बी टीम है, तो क्या उनको लेके जो परसेप्शन है वो क्या है? वो परसेप्शन ये है कि एक थर्ड पार्टी आए हैं, एक थर्ड अल्टरनेटिव करके आए हैं, और खास करके बीजेपी के बी टीम है, ये तो शुरू से ही चली आ रही थी, लेकिन बी टीम वाले भी नेता को वो कटघरे में रख रहे हैं, खास करके जो उनके मंत्री हैं, डिप्टी सीएम है, या बड़े बड़े उनके जो अधिकारी हैं, पॉलिटिशियन है भाजपा के और राजद के, जदयू के, इनको इन्होंने घेरा है करप्शन के चार्जेस में, फेक सर्टिफिकेट के चार्ज में, फेक एज के चार्ज में, मर्डर के चार्ज में। एक तरफ उनका ये है, दूसरी तरफ उनकी पहली मेडन यात्रा है, खास करके पॉलिटिक्स एज ए पॉलिटिशियन। अब तक वो इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट थे, अभी वो पॉलिटिशियन के रूप में आए हैं। तो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिसको कि मेन पार्टी में टिकट नहीं मिला, उनको लेकर के ये चुनाव लड़ रहे हैं। मल्टी कॉर्नर कंटेस्ट हो जाए, उसमें ये है कि मेजर 2 पार्टियां जो है एनडीए और महागठबंधन, उसका वोट काटेंगे ये, कहीं ना कहीं, कहीं 5,000, कहीं 10,000, कहीं 15,000, जिसके कारण विनिंग और का मार्जिन कम हो सकता है मेन पार्टी में। मान लीजिए कि तो 5,000 का हो, 2,000 का हो, 500 का, 100 का हो, तो वो मार्जिन कटने के बाद कहीं कहीं अच्छे कैंडिडेट और वीक कैंडिडेट के बाद बीच में अगर कोई निकल सकता है, तो वो भी रूल आउट नहीं किया जा सकता उनका।
और वो इस चीज के लिए 3 साल से लगे हुए हैं, पदयात्रा कर रहे हैं वो अपने बारे में, लेकिन उनको कैंडिडेट तो यहीं से लेना है और यहीं के लोगों के बीच लेना है। यहाँ का जो है कास्ट रीजन सोसाइटी है, वो बेसिकली उनका जात है ब्राह्मण। अब ब्राह्मण जाति के लोग उनको कभी वोट नहीं देंगे, न भूमिया अपर कास्ट उनको वोट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बेसिकली उनको जो वोट मिलेगा मेरे हिसाब से अब तक का, वो अर्बन यूथ का वोट मिलेगा, जो अनएम्प्लॉयड है, जो रोड पे है, जो गांव में है, या और उनसे प्रभावित है, जो उनके साथ जा रहे हैं, उनको उनके पास काडर नहीं है, वो पेड स्टाफ रखते हैं, उनके पास कोई ऐसा फॉलोअर्स नहीं है, प्लस वो मूवमेंट पे बिलीव नहीं करते, वो मूवमेंट से नहीं आए हैं, लाइक केजरीवाल और बाकी की तरफ नीतीश और लालू जी की तरह कोई लोग मूवमेंट से आए, सोशलिस्ट मूवमेंट से आए हैं, लेकिन ये डायरेक्ट पॉलिटिक्स में है विदाउट एनी बैकग्राउंड ऑफ मूवमेंट। तो वो चीज है कि लोग इनको वॉच कर रहे हैं, एसेस कर रहे हैं। अभी ये कहना बहुत डेफिनेट नहीं है कि किस रूप में शेप लेंगे। इन्होंने ये भी कहा है अगर हमको 150 से कम आएगा तो मैं सरकार में नहीं जाऊंगा, ना मैं सरकार को सपोर्ट करूंगा, मैं फिर से तैयारी करूंगा, ये सब तभी बोल रहे हैं। दूसरी बात, जो एक बैकआउट कर गए वो उनको थोड़ा सा ग्राफ में नीचे ले आया। उन्होंने पहले कहा था कि मैं राघोपुर से लड़ सकता हूँ, राघोपुर वैशाली में है जहां से तेजस्वी यादव लड़ रहे हैं, तो वहां से उन्होंने गया, घूम के आए, कहे कि मैं लड़ सकता हूँ। फिर जब लौट के आए एसेस करने के बाद कंस्टिट्यूंसी को, तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं लड़ूंगा। तो ये जो चैलेंज होता है मेजर प्लेयर के साथ चैलेंज करते, जीतते या हारते चैलेंज को फेस करते, वो बोलना उनके लिए थोड़ा सा डैमेजिंग हो गया और वो नहीं है अभी किसी फ्रे में, वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। उन्होंने ये दलील दिया कि मैं जो लड़ूंगा तो फिर बाकी कंस्टिट्यूंसी में मैं नहीं जा सकूंगा, तो मैं नहीं दे सकूंगा, एक ही में रह जाऊंगा, मेरे कार्यकर्ता भी मेरे साथ रह जाएंगे, इसीलिए मैं नहीं लड़ना पसंद है। वो कभी नहीं बोले कि मैं उससे हार जाऊंगा या जीत जाऊंगा। तो एक पब्लिक ओपिनियन हुआ कि एक मेन चैलेंजर के खिलाफ उनको लड़ना था, जो उन्होंने कहा कि मैं लड़ सकता हूँ, जो कि वो बैकआउट कर गए लास्ट मंथ में, और वो गए थे घूमने, देखने गए थे, उनको ऐसे हुआ होगा, उसके बाद ही उन्होंने ये बात कही। प्लस मीडिया और सोशल मीडिया का उन पर पूरा ये है कि सोशल मीडिया उनके सपोर्ट में है, और जितने भी यूट्यूबर हैं बिहार के, ज्यादातर उनको फोकस और फ्लैश में रखे। जी। हाँ, लेकिन इसलिए क्योंकि उन्होंने पूरा सोशल मीडिया कैंपेन की जो शुरुआत की थी मोदी की, और ओवरऑल जिस तरह से डिजिटल इंडिया का जो नया कॉन्सेप्ट आया और उसमें उनकी भूमिका तो रही ही, तो ऐसे में उसका कैसे इस्तेमाल करना है वो प्रशांत किशोर से बेहतर शायद ही कोई और समझता हो। तो जाहिर सी बात है कि उनका इम्पैक्ट तो होगा ही आने वाले वक्त में। लेकिन प्रणव जी, आपने ओवरऑल जो स्थितियां हैं उसका बहुत बेहतरीन तरीके से आकलन किया। हमारे दर्शकों को इससे निश्चित रूप से सुविधा होगी बिहार की स्थितियों को समझने में। अब तो ये अलग सवाल है कि चुनाव नतीजे किस ओर जाते हैं, चुनाव में धांधली का क्या सीन रहता है आने वाले वक्त में, और बिहार जिस तरह से राहुल गांधी का वोट चोरी का जो कैंपेन चला रहे हैं उसका कितना असर होता है, ये तो अभी चीज़ें क्लियर होंगी ही 14 तारीख को। लेकिन इस बीच निश्चित रूप से बिहार में अभी जो तमाम चुनावी दौरे हो रहे हैं और आखिरी फेज़ के लिए जिस तरह से सभाएं हो रही हैं, उसमें अभी भी जनता के मूड को समझना थोड़ा मुश्किल है, और वो किस तरफ जाएगी। एक साइलेंट वोटर के तौर पर अभी आप कहीं भी जाएंगे तो बहुत साफ साफ कोई बोलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे में बिहार की जो चुनावी तस्वीर है वो बहुत उलझी हुई है, लेकिन बहुत ही दिलचस्प है इस बार का चुनाव। बहुत धन्यवाद आपको प्रणव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आने वाले वक्त में भी हम लगातार आपसे बात करते रहेंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।